ओके स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं फुल लेंथ वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने ये मेरे को कहा कि सर हमें थ्योरी भी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तो मैं सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट थ्योरी को इंक्लूड करके और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ कैलकुलस से, क्योंकि बहुत ही ईजी पार्ट है और बहुत ही बेसिक पार्ट है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें फंक्शंस क्या होते हैं, और फिर टॉपिक वाइज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं हम वो करेंगे। उसके बाद अगले टॉपिक्स पे मूव ऑन कर जाएंगे। आपको भी इसी तरीके से इसी ऑर्डर से पढ़ना है जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इजीली एनडीए में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एनडीए का एग्ज़ाम कोई बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, बहुत ही बेसिक एग्ज़ाम है और उसको कोई भी क्लियर कर सकता है। मेरा मानना ये है पर्सनली कि इंडिया का सबसे इजी कंपटीशन एग्ज़ाम जो है वो एनडीए का एग्ज़ाम होता है, पर्टिकुलरली जो एनडीए का रिटन एग्ज़ाम होता है वो। तो इसको क्लियर करना आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा, लेकिन आपको बहुत ध्यान से थ्योरी और बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर फंक्शंस थ्योरी। सो व्हाट इज़ अ फंक्शन? थ्योरी वाला पार्ट जो है उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रेलेवेंट थ्योरी ही करवाऊंगा, कोई भी ऐसी चीज़ आलतू फालतू की चीज़ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि देखो चैनल का नाम भी एनडीए सिंप्लीफाइड है और एनडीए की ही तैयारी करने के लिए आपने मेरे ख्याल से इस चैनल को फॉलो किया है। तो इस चैनल पे या इस वीडियो के थ्रू मैं आपको आईआईटी के लेवल तक नहीं लेके जाऊंगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उतनी ही थ्योरी पढ़ाऊंगा जितनी एनडीए के एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। उससे ज़्यादा थ्योरी आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है एनडीए के लिए। ऐसा नहीं है कि थ्योरी होती नहीं है, थ्योरी होती है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ही थ्योरी की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ द फंक्शन? फंक्शन जो होता है बच्चे, फंक्शन इज़ बेसिकली ए मैथमेटिकल टूल होता है। और मैथमेटिकल टूल करता क्या है? एक नंबर को एज एन इनपुट ले लेता है और एक वैल्यू को, एक दूसरे नंबर को एज एन आउटपुट दे देता है। जनरली जब भी हम बोलते हैं फंक्शन तो हम बात कर रहे होते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन की। रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब होता है? रियल वैल्यूड मतलब इसके अंदर जो वैल्यू इनपुट की तरह जाएगी और जो वैल्यू आउटपुट की तरह आएगी वो दोनों ही कैसे नंबर्स होंगे? रियल नंबर्स होंगे। इसीलिए उनको कहा जाता है रियल वैल्यूड फंक्शंस और रियल वैल्यूड फंक्शंस कैलकुलस में एक ही बात है। तो अब जो फंक्शन है उसका नाम हम जनरली f से डिनोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ f ही कर सकते हैं, f के साथ साथ आप g भी कर सकते हैं, h भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से या किसी भी नाम से आप फंक्शन बना सकते हैं। आप a से बनाओ, b से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपका दिल करे आप उस लेटर से डिनोट कर सकते हैं। आमतौर पे f, g और h इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो जो फंक्शन है उसको आप एक मैथमेटिकल टूल की तरह स्टडी करिए। मैथमेटिकल टूल बोले तो एक f एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर एक इनपुट जाता है, ये हो गया इनपुट, और एक आउटपुट आता है, ये हो गया आउटपुट। जो इनपुट जाएगा वो होगा x और जो आउटपुट आएगा f में जाने के बाद x क्या बना देता है? आउटपुट को f ऑफ x बना देता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक तरीका है फंक्शन को समझाने का। देखो x इनपुट गया, ये f नाम का फंक्शन था और इसके अंदर जैसे ही ये नंबर गया इसकी कुछ प्रोसेसिंग हुई और आउटपुट क्या निकल के आ गया? f ऑफ x। जैसे कि मैं आपको मैथमेटिकल एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ f(x) इक्वल टू x, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x एक इनपुट है जो f नाम के फंक्शन में गया है और आउटपुट भी क्या आया है? x के बराबर ही आया है। या मैं कहूँ कि f एक ऐसा फंक्शन है जो जिस नंबर को एज एन इनपुट लेता है उसी नंबर को एज एन आउटपुट दे देता है। समझ में आया आपको? देखिए अब मैं बात करता हूँ f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब है f एक ऐसा फंक्शन है जिसमें इनपुट कौन जा रहा है? x जा रहा है, और जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो कौन है बच्चे? एक्स स्क्वायर है। अब देखिए मैं एक फंक्शन को कुछ इस तरह से भी डिफाइन करता हूँ, f(x) इक्वल टू 2x। ये फंक्शन क्या कर रहा है? इस फंक्शन के अंदर x इनपुट गया है
और आउटपुट क्या आया है, जो नंबर इनपुट गया था उसका डबल हो जाता है। अब बताओ 2x + 3 f(x = 2x + 3) इसका मतलब क्या है, f एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर अगर x इनपुट जाता है तो उस नंबर के साथ क्या होता है, उस नंबर का डबल हो जाता है और उसमें 3 ऐड हो जाता है। अब बताइए f(x = x² + 5x + 17) इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x जब f में जाता है तो f क्या करता है, उस x के साथ उसका स्क्वायर कर देता है, उसमें x का 5 टाइम्स ऐड कर देता है और उसमें फिर 17 ऐड कर देता है। और ये जो पूरी की पूरी ये जो आपके पास वैल्यू आने वाली है यही है आउटपुट ऑफ द फंक्शन। अगर आप ग्राफ के तरीके से सोचेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे y = f(x). अब ये y कौन है, ये y वही y है बच्चे जो यहाँ पे y एक्सिस पे y होता था, और ये कौन है x, ये x कौन है इनपुट, ये y कौन है, इसको बोलेंगे f(x) या मैं कहूँ आउटपुट। x का नाम क्या होता है, x का नाम होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इस बात को आप एक और तरीके से समझ सकते हैं। अब एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये है कि जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी, देखो जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी क्या वैसे वैसे y की वैल्यू बदल जाएगी। सर y कहाँ है, ये रहा ना y, ये देखो यहाँ है y, जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे y बदल जाएगा। तो x की वैल्यू कौन बदल रहा है, हम बदल रहे हैं। जैसे जैसे हम x की वैल्यू बदल रहे हैं y की वैल्यू अपने आप बदल जा रही है। तो मैं कह सकता हूँ x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है बच्चे, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो y की वैल्यू है यही f(x) की वैल्यू है और यही इस एक्सप्रेशन के वैल्यू के बराबर होती है। अब बहुत ही सिंपल एक और बात जान लो आप कि जब भी आप बात करेंगे f(1) की, ये f(1) का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे फंक्शन के अंदर कौन गया था, x गया था, यहाँ पे फंक्शन के अंदर कौन जा रहा है, 1 जा रहा है। तो जहाँ जहाँ पे भी x है उसकी जगह क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। बताइए ये देखो इस फंक्शन में अगर मैं f(1) फाइंड करना चाहूँ तो क्या आएगा, देखो इस फंक्शन के लिए ये एक ऐसा फंक्शन है जो इनपुट को ही बाहर निकाल देता है। देखो f(1) = 1 हो गया। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये देखो f(x) फंक्शन के अंदर x गया तो उस नंबर का आउटपुट, सॉरी उस फंक्शन का आउटपुट क्या आया था, x का स्क्वायर हो गया था। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ f(2) इस केस के लिए क्या होगा, f(2) होगा जो इनपुट गया है 2 उसका स्क्वायर हो जाता है इस फंक्शन में, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर यानी कि वो हो जाएगा 4। सिमिलरली आप इसकी और इसकी वैल्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। तो अब वैल्यू ऑफ ए फंक्शन की बात कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ ए फंक्शन होता क्या है, यही होता है ये f(2), ये f(1), f(0), f(10), f(15), यही सारे के सारे क्या होते हैं आपके फंक्शन की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन एनडीए में पूछा जाता है। देखो आपके पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, हम इन क्वेश्चंस को भी करेंगे और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी सी ही थ्योरी आनी चाहिए। अगर आपको इतनी थ्योरी आती है तो आप आराम से आने वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। बताइए अगर f(x) = log x बेस 10 है तो बताइए f(10) की वैल्यू कितनी होगी। f(10) हो जाएगा log, देखो फंक्शन के अंदर x गया था तो यहाँ पे x था, जब फंक्शन के अंदर 10 जाएगा तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा log 10 बेस 10, इसकी वैल्यू क्या है 1। अगर आपको log नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमेशा ऐसे समझो कि 10 की पावर कितनी होनी चाहिए कि वो 10 के बराबर हो जाए। log x बेस 10 का मतलब ये है 10 की पावर कितनी होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू x के बराबर हो जाए। तो जो पावर की वैल्यू होगी वही यहाँ पे इक्वल टू में आ जाएगी। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है कोई बात नहीं, आप जब लॉगरिथम का कंप्लीट वीडियो में डालूंगा आप उसको देख लीजिएगा। तब तक के लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बस आप इतना ध्यान रखिए कि log के अंदर जैसे अगर आप कह दिया जाए कि log x बेस a है तो x क्या होना चाहिए, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और ये जो a है ये भी क्या होना चाहिए, a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा अब बताइए अगर आपको दे दिया जाए f(x) = 3x + 4 तो बताइए इस फंक्शन के लिए f(0) की वैल्यू क्या होगी। f(0) की वैल्यू हो जाएगी 3 ×
0 + 4, ये हो गया 0 और ये बचा 4, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 4। बताइए f(2) की वैल्यू कितनी होगी? सोचिए, कैलकुलेट करिए अपने आप, बताइए। ऑब्वियसली आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, 10 आने वाली है वैल्यू। 3 × 2 + 4, 3 × 2 6 + 4 = 10। तो इस तरह से ही आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। चलिए एनडीए के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो एनडीए के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें आपको एनडीए 1 2019 का ये क्वेश्चन है। हम रिसेंट से पिछले वाले पुराने वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और फिर देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते रहे हैं। तो एनडीए 1 2019 में पूछा गया, फॉर r > 0, r कोई नंबर है जिसकी वैल्यू हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। f(r) इज़ द रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r। ये क्या कह रहा है? r रेडियस का एक सर्कल है, उसके पेरीमीटर का उसके एरिया से रेशियो लेते हैं तो क्या बन जाता है? f(r) बन जाता है। और आपसे पूछा गया है f(1) + f(2) किसके बराबर होगा? ये देखो f(1), अभी हम बात कर रहे थे ना, f के अंदर 0 चला जाए, f के अंदर 2 चला जाए, 1 चला जाए, तो हम क्या करते हैं? फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल होता है, जैसे x हो सकता है, r हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू को के साथ हम क्या करेंगे? सिंपली वेरिएबल को उस नंबर से रिप्लेस कर देंगे। तो आपसे यहाँ पूछा गया है f(1) + f(2) इनमें से किसके बराबर है? 1, 2, 3 और 4। तो आप क्या करेंगे? f(1) कैलकुलेट करिए। सबसे पहले आप f(r) को ही कैलकुलेट करिए। ये देखिए f(r) क्या है? रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू द एरिया। पेरीमीटर क्या होता है? 2πr होता है सर्कल का, और एरिया क्या होता है? πr²। देखो पाई से पाई कट रहा है, एक r से ये r कट जाएगा, क्या बचेगा? 2/r। तो अब बताओ f(1) की वैल्यू क्या होने वाली है? देखो फंक्शन के अंदर r गया था तब 2/r वैल्यू आ रही थी, तो फंक्शन के अंदर r की जगह क्या जा रहा है? अब 1 जा रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? 2/1, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 2। अब बताओ f(2) किसके बराबर होगा? 2 देखो फंक्शन के अंदर r जा रहा था तो यहाँ पे क्या आ रहा था? 2/r। तो यहाँ पे जब r की जगह 2 जा रहा है तो r को की जगह क्या रखना है? 2/2 बन जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो f(1) + f(2) क्या बन जाएगा बच्चे? 2 + 1 यानी कि 3। हैंस C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एनडीए 1 2019 का ये क्वेश्चन है। एनडीए 1 2019 में पूछा गया कि f(x) = 3⁻1 + x। यहाँ पे ये फंक्शन क्या कर रहा है? जो हमने लैंग्वेज सीखी है, f एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर x अगर इनपुट जा रहा है तो जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा? 3⁻1 प्लस में जो भी इनपुट था वो हो जाता है। देखो x इनपुट था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3⁻1 + x हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे? जो भी यहाँ पे इनपुट होगा उसको कहाँ पे प्लेस कर देंगे? 3⁻1 प्लस यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसकी जगह आप इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा गया है इफ़ f(x) = दिस देन f(x) × f(y) × f(z) ? देखो f(x), f(y), f(z) इसका मतलब क्या है? फंक्शन के अंदर x जा रहा है, फंक्शन के अंदर y जा रहा है, फंक्शन के अंदर z जा रहा है। तो आप बताइए f(x) × f(y) × f(z) ये क्या होने वाला है? ये देखो f(x) फंक्शन के अंदर जब x जाता है तो क्या होता है? 3⁻1 + x। जब फंक्शन के अंदर y जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3⁻1 + y। और फंक्शन के अंदर z जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3⁻1 + z। तो देखिए 3⁻1 + x × 3⁻1 + y × 3⁻1 + z। अब आपको दिख रहा है बेस सेम है और सारों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो क्या होगा? पावर्स का एडिशन हो जाएगा। सिंपल 10th क्लास का कंसेप्ट है। तो यहाँ क्या आने वाला है? 3 की पावर, ये सारी की सारी पावर्स ऐड होने वाली है। 1 + 1 + 1, यहाँ क्या हो गया? बोलो 3 की पावर 3 + x + y + z + x + y + z। तो ये जो है f(x) × f(y) × f(z) इसके बराबर होता है। ये आपको पता चल गया है। अब ये कह रहा है कि इनमें से ये किसके बराबर है? ध्यान से देखिए आप, f(x + y + z) क्या दिखना चाहिए? ये देखो 3⁻1 प्लस, देखो इनपुट कौन है? x + y + z। तो जो भी इनपुट होता था वो कहाँ चला जाता? 3⁻1 प्लस यहाँ पे ये इनपुट यहाँ पे आ जाता था। तो यहाँ क्या बन जाएगा? 3⁻1 + x + y + z। देखा आपको? अच्छा ये बताओ यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा 3 की, देखो x + y + z + 1, ये इनपुट चला गया है। ये पूरा का पूरा अब इस फंक्शन के अंदर इनपुट चला गया है। तो जो भी इनपुट होता था ये फंक्शन क्या करता था? इनपुट को 3⁻1 प्लस यहाँ पे इनपुट चला जाता था। तो अब बताइए 3⁻1
प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 ऐसा हो जाना चाहिए। क्या ये और ये बराबर है? नहीं, यहाँ पे 3 की पावर 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 की पावर 1 प्लस 1 2 आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा? 3 की पावर, ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2, 3 की पावर 1 प्लस, देखो 3 की पावर 1 प्लस इनपुट होने वाला है, 3 की पावर 1 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2। देखिए क्या ये नंबर और ये नंबर बराबर है? देखो 3 की पावर 1 प्लस 2 3 की पावर 3 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3 की पावर 3 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो मतलब ये और ये बराबर है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ डेफिनेटली करेक्ट। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। जब आप इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन को आप इन लेस देन 1 मिनट आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स टू द बेस 10 देन व्हाट इज़ 4 टाइम्स एफ ऑफ 4 प्लस 5 टाइम्स एफ ऑफ 1 माइनस लॉग 2 बेस 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है।